ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो यह फिजिक्स का थर्ड चैप्टर है जिसमें आधा पोर्शन ही आपको पढ़ना है, ओके ना। तो पहला लाइन आपको लिखा हुआ है, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू मेक अ बॉडी मूव, दैट इज अ फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। नाउ if we drop a piece of a stone from some height, the stone falls down towards the earth. Since the stone starts moving downward, it is in motion, therefore a force must be acting on it. This force is due to the attraction between the earth and the stone, and it is called gravitational force of the earth. ये समझाया गया है कि पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं दैट कम्स इन मोशन। ओके, फोर्स ज़रूरी है किसी भी बॉडी में मोशन को क्रिएट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि फोर्स लगने पे मोशन आए, बट मोशन अगर आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ फिर समझाएगा कि अगर एक स्टोन को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं, स्टोन नीचे की ओर गिरता है। तो सिंस द स्टोन स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड, ये मोशन में आ गया, नीचे की ओर मूव करने लगा। स्टोन शुरू में रेस्ट में था और फिर वह मूव करने लगा। इसका मतलब है कि कोई फोर्स इस पर लग रहा है और दैट शुड बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसी फोर्स का नाम हम लोगों ने ग्रेविटेशन रखा। Thus a stone dropped from a height falls toward the earth because the earth exerts a force of attraction on the stone and pulls it down. क्लियर हो गया? तो जो स्टोन आपने हाथ से छोड़ा वो नीचे क्यों गिरा? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो ओवरऑल इस पैराग्राफ से ये समझे कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो डाउनवर्ड गिरता है। किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, it is said that once the great English scientist Isaac Newton was sitting in his garden under an apple tree. When an apple falls from the tree, when the when an apple from the tree fall on him, Newton said that an apple falls down from the tree downward. तो एक कहानी आप लोगों ने सुना होगा कि न्यूटन से एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो सेब उसके जो पेड़ से था, पेड़ से टूट के उसके सर पे गिरा। तो न्यूटन के दिमाग में ख्याल आया कि ये जो सेब है वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। देखिए फिगर 1 दिया हुआ है। न्यूटन सेड दैट an apple falls down from the tree because earth exerts a force of attraction on it. This force of attraction is called gravitational force of earth or gravity of the earth. दूसरा एग्जाम्पल है, रेन्स फॉल्स डाउन फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। द ग्रेविटेशनल, थर्ड फिगर है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो कॉज वाटर टू फ्लो डाउन द रिवर। बात समझ में आ गया? तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आसमान से जो बारिश हुई वो नीचे आई, किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। पानी का जो मूवमेंट है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है? नदी में या फिर झरना से जो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, आपका जो पहला पेज जो समाप्त हुआ था यहाँ पे इस लाइन को, Newton said that the apples fall down from the tree towards the earth because the earth exerts a force of gravitation on the apple and in the downward direction. ये आपको हम पहले भी समझा चुके हैं, डायग्राम में दिया हुआ था, ठीक है। न्यूटन के अनुसार एप्पल क्यों नीचे आया? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स उस एप्पल पे लग रहा था। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth is called gravity.
इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग एक और नाम बोलते हैं, दैट इज ग्रेविटी. सिमिलरली अ लीफ फॉल्स फ्रॉम द ट्री ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. इन फैक्ट the earth attracts all the objects towards its center. The force with which the earth pulls the object towards it is called gravitational force of earth or gravity of the earth. इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लेंगे. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप लिखिएगा, या ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, द फोर्स विथ विच द अर्थ pulls the object towards it is called gravitational force of the earth. याद रखिएगा, it is not the definition of gravitational force, it is the definition of gravitational force of the earth. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक जनरल टर्म है, वो सब ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ जब पूछा जाएगा तब आप अर्थ के रिस्पेक्ट में जवाब दीजिएगा. तो नो क्वेश्चन एराइज करेगा सर, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अगर आएगा तो हमको कुछ अलग ढंग से जवाब देना होगा, तो हम बोलेंगे यस. कैसे देना होगा ये हम आगे पढ़ेंगे. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ, फॉर द रेन फॉलिंग ऑन द अर्थ एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर ऑन द रिवर्स. इट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड एंड वी डू नॉट फ्लोट हेयर एंड देयर. जिस तरह आप ये सारे एप्लीकेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स के अर्थ सरफेस पे, इसको भी नोट कर लीजिएगा लिख के, द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे एप्लीकेशन तो पहले ही बता दिए हम आपको. लास्ट जो कहा गया, आप जो अर्थ पे पूरा फर्मली खड़े रहते हैं, एकदम बिल्कुल इरेक्ट रहते हैं, तो वो भी इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रेविटेशनल फोर्स. वो आपको खींच के रखे रहता है, ठीक है ना. बिकॉज आप खुद सोचिए, अर्थ गोल है, तो जो व्यक्ति, समझने वाली बात है कि अगर अर्थ गोल है तो मतलब हम तो अर्थ के सरफेस पर हैं, तो जो सोचिए जो नीचे है, जो बॉल के नीचे, जैसे साउथ पोल में जो होगा उसको तो नीचे लटक के चले जाना चाहिए था, स्पेस में चले जाना चाहिए था, ऐसा फील होता है. या इक्वेटर के पास जो है वो तो बिल्कुल सीधा लटका हो, जैसे आप वॉल पे ऐसे खड़े हो जाइए रिएक्ट होके. किसी वॉल पे आप चढ़ सकते हैं, नहीं चढ़ सकते, लेकिन ये अर्थ पर तो आप उसी ढंग से हैं अगर इक्वेटर पे हैं तो ये कैसे संभव हुआ, ये बिकॉज ऑफ gravitational force. Okay, let me explain you with a diagram. Wait, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये अगर हमारा अर्थ है, सपोज इट इज अर्थ, तो अगर कोई व्यक्ति इस इक्वेटर के पास है, कोई साउथ पोल के पास है, तो उसे तो गिर जाना चाहिए था, उसको लगना चाहिए कि हम लटके हुए हैं, इसको तो लगना चाहिए हम पूरा लटके हैं उल्टा. बट ऐसा फील कहाँ होता है, क्यों नहीं फील होता, बिकॉज हमको इसलिए फील होता है कि हमको बहुत स्ट्रांगली किसके द्वारा अट्रैक्ट किया गया है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के द्वारा हमें अट्रैक्ट करके रखा गया है. इवन आई ट्राई टू जंप, कोई भी व्यक्ति यहाँ जंप भी करेगा तो फिर फाइनली क्या होता है, उसी सरफेस पे वापस चला जाता है. जैसे आप भी जंप करते हैं तो ऐसा थोड़ी आसमान में उड़ जाते हैं, जंप करने के बाद कहाँ आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं अर्थ पे. क्यों आते हैं, बिकॉज अर्थ इज पुलिंग यू विथ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. ओके, ऑल्दो ग्रेविटेशन इज वीक फोर्स, बट ड्यू टू हैवी मास ऑफ द अर्थ, the quantity of force is that much that it holds up firmly with the surface of the earth. Okay. चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं. वहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट. अब ये हो गया जनरल डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन. अब आएगा, ये कह रहा है कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. देखिए यहाँ पे, व्हेन वी ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ. दिस मीन्स दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स द वेरियस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर. न्यूटन सेड दैट इट इज नॉट ओनली द अर्थ विच अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट. इन फैक्ट every object attracts every other object. So according to Newton, every object in this universe attracts every other object with a certain force. The force with which two objects attract each other is called gravitational force. अब आया जनरल डेफिनेशन ऑफ फोर्स ग्रेविटेशन का. देखिए लिखा है ना, the force with which two objects attract each other is called gravitational force.
इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इवन द बुक जो आप पढ़ रहे हैं वो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग योर बुक। गॉट इट? तो क्वेश्चन राइज हो रहा होगा दिमाग में, सर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर अट्रैक्ट होता क्यों नहीं? बात क्लियर है? इट विल कम टू यू, क्लियर होगा, वेट कीजिए, क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा सर। आगे देखते हैं। इफ द masses of the objects are small, then a gravitational force between them is very small which cannot be detected easily। जवाब आ गया ना आपको? तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। तो मास अगर ऑब्जेक्ट का कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम हो जाएगा, जिसको आप डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, हम आपको पहले भी बताए थे, an ant tries to hit an elephant with his full effort। एक चींटी ने एक हाथी को पूरा एफर्ट लगा के जोरदार किक मारा, क्या हाथी हिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। फोर्स तो लगा बट उसका इफेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल वही होता है हमारे साथ। हम किताब को अट्रैक्ट जरूर कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, बट जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है हमारे और बुक के बीच में, या बुक जो हमारे पे लगा रहा है, वो इतना कम है कि कोई इफेक्ट होगा ही नहीं उसका क्रिएट। क्लियर हो गया? दैट इज़ वाई फोर्स एक्ट होने के बावजूद भी इफेक्ट हमको दिखाई समझ में नहीं आता। और फोर्स का डेफिनेशन भी यही करता है कि इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट एक्ट ऑन ए बॉडी टू चेंज और टेंड्स टू चेंज इट्स शेप और कॉन्फ़िगरेशन। फोर्स लगने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका शेप बदल ही जाए, उसके मोशन में परिवर्तन आ ही जाए। फोर्स में ये भी होता है कि वो परिवर्तन लाने का प्रयास भी कर रहा होता है। यहाँ वही होता है, फोर्स तो लग रहा है, वी आर ट्राइंग टू चेंज the position of object with that force, but it is not capable enough to do this because of the magnitude of force is very small. Okay, for example, two stones lying on the ground attract each other, but since their masses are small, the gravitational force of attraction between them is small, and hence we do not see one stone moving towards each other. If, however, one of the objects is very big, having a very large mass, then the gravitational force becomes very large and its effect can be seen easily। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाए, मास बहुत लार्ज हो जाए, तो उसकी स्थिति में फोर्स क्या होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा और उसका इफेक्ट हमें दिखेगा। और सबसे अच्छा एग्जांपल अर्थ है। अर्थ और आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो अर्थ इज़ वेरी वेरी हैवियर ऑब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा मासिव है, इसीलिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो अर्थ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है वो आपको दिखता है। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन एंड द अर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सिंस द अर्थ हैज़ ए वेरी लार्ज मास, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी लार्ज, ड्यू टू विच व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड it moves towards the earth। Please note that gravitational force is always force of attraction between two objects। We will now study the universal law of gravitation। ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो यूनिवर्सल है और ये हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा। क्लियर हो गया? यूनिवर्सल इसलिए कहा गया कि बिकॉज ये सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, चाहे वो कहीं भी हो, मीडियम पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है? दूसरा, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन, सो इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। According to universal law of gravitation, every day in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। जब कभी भी दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा तो उसमें पहला लॉ क्या है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सपोज टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m1 एंड m2 आर लाइंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, देन
लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या लिखेंगे, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 गुने m2, केस फर्स्ट। केस टू में लिखेंगे फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन्वर्सली को हमेशा 1 करके रेसिप्रोकल में लिखते हैं। इन्वर्सली का मतलब हो गया अगर आप डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। इसको मिलाकर एक इक्वेशन हम तैयार करते हैं। Combining 1 and 2, we will write force is proportional to the m1 गुने m2 divided by r square, whereas force equals to g गुने m1 गुने m2 by r square। g को यहाँ कांस्टेंट कहा गया जिसका हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ओके, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी और डिस्टेंस बिटवीन देम। चूँकि ये कांस्टेंट है, ये ना मीडियम पे डिपेंड करता है ना मास पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया ग्रेविटेशन, जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। और जी का जो वैल्यू आपको होगा वो होता है, देखिए यहाँ पे आप देखिए जी का वैल्यू नीचे लिखा हुआ है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, तो ये हुआ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो आप नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। पहले तो ये थ्योरीज याद कर लीजिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो इक्वेशन है वो यही है, F इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन है वो क्या है, F इक्वल टू जी गुने m1 गुने m2 बाय r स्क्वायर। इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हमें सीखना है और इसको कैसे अप्लाई करेंगे ये समझना होगा। ठीक है।